हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रसवकालीन देखभाल तथा नवजात शिशु के आगमन की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, जो गर्भवती स्त्री है उसकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, गर्भावस्था के समय एक गर्भवती स्त्री किन किन पीड़ा तथा समस्याओं से गुजरती है, उनके बारे में हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। तो प्रसवकालीन देखभाल आपको हम पढ़ा चुके हैं। नर और मादा में आपको नर के शुक्राणु, मादा के अंडाणु दोनों मिलकर संयुग्मन होकर एक जायगोट की प्रक्रिया के द्वारा जायगोट का निर्माण होता है। ये जायगोट का निर्माण ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तभी से गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न होती है तथा भ्रूण का विकास माँ के गर्भ में होने लगता है। गर्भावस्था की प्रक्रिया है माँ के गर्भ में 9 माह तक चलती है। इसके भी 3 अवस्थाएं बताई थी आपको, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। प्रत्येक अवस्थाएं 3-3 माह की होती हैं। इन 3-3 माह मिलकर 9 माह का स्वस्थ शिशु का, नवजात शिशु का आगमन होता है। तो जो प्रसवकालीन देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए तथा गर्भावस्था में शिशु कितने दिनों तक माँ के गर्भ में रहकर अपना सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। तो गर्भावस्था की अवधि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो आपका 40 सप्ताह 280 दिन 9 माह 7 दिन की अवधि के बाद एक नए शिशु का आगमन होता है। आपने को पढ़ाया था हमने कि महिलाओं में, स्त्रियों में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो इन दोनों हार्मोनों का सक्रिय होना, एक्टिवेट होना अति आवश्यक है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव प्रक्रिया होती है, तो उस समय जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका स्रावण कम होने लगता है, जिससे गर्भवती स्त्री को असहनीय पीड़ा होती है, प्रसव के समय असहनीय दर्द होता है। इसलिए सफल प्रसव के लिए कुछ विशेष तैयारी तथा हमें सावधानी रखनी चाहिए। गर्भाशय में संकुचन होने के कारण, काफ़ी कष्ट होने के कारण प्रसव पीड़ा होती है। इसी क्रिया को प्रसव पीड़ा कहते हैं। इसके लिए एक कुशल चिकित्सक या नर्स का होना अति आवश्यक है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों को कोई परेशानी, कोई कठिनाई ना हो तथा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो प्रसव प्रक्रिया होती क्या है? बर्थ प्रोसेस। प्रसव प्रक्रिया इसमें कौन कौन से कारण होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं, क्या सावधानी होती है, उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तीनों अवधियों के माध्यम से बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेता है। उनके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में आपको बताएंगे। प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा क्यों होती है, प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं, प्रसव पीड़ा के प्रकार, लक्षण, अवधि, असामान्य प्रसव। प्रसव भी कई तरीके होते हैं, सामान्य रूप से शल्य चिकित्सा द्वारा और किसी ऑपरेशन प्रक्रिया के द्वारा। तो पहले हम आपको बताएंगे प्रसव प्रक्रिया, बर्थ प्रोसेस। एक क्या होती है? गर्भाशय से, आपको गर्भाशय के बारे में हम अध्ययन करा चुके हैं। गर्भाशय क्या है? एक नाशपाती के आकार की संरचना है। यह खोखली होती है तथा दोनों तरफ अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई होती है तथा गर्भाशय का सिरा मुंह योनि में खुलता है। इसी गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। तो गर्भाशय से शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया ही प्रसव, डिलीवरी कहलाती है। प्रारंभ में गर्भाशय संकुचन 30 मिनट तक होता है। पहले धीरे धीरे, बाद में तीव्र गति से होने लगता है। जो गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया होती है, फैलता सिकुड़ता रहता है तथा गर्भवती माता को पीड़ा अनुभव होती है। इसलिए योग्य एवं अनुभवी परिचारिका या प्रशिक्षित दाई की देखभाल में ही
प्रसव प्रक्रिया संपन्न करवानी चाहिए, ताकि नवजात शिशु तथा गर्भवती स्त्री को कोई परेशानी उत्पन्न न हो सके। तो नवजात शिशु के आगमन के समय कौन कौन से लक्षण होते हैं, एक माँ को कौन कौन से परेशानियां होती हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। पहला है आपका पीठ तथा उदर में दर्द। जब प्रसव प्रक्रिया होती है तो गर्भवती महिला के पीठ, उदर यानी पेट के जो निचला हिस्सा होता है, पीढ़ू वाला हिस्सा होता है, उसमें दर्द होता है। उदर की मांसपेशियों का कठोर होना, पेट की मांसपेशियां होती हैं, निचला हिस्सा होता है कि पेशियां कैसी होती हैं, कठोर हो जाती हैं। कभी कभी अल्प मात्रा में रक्तस्राव ब्लीडिंग भी होने लगती है। उलट थैली का फटना, जो एमनियोटिक से जो थैली होती है जिसमें बच्चे का विकास होता है, माँ के गर्भाशय में एक बच्चा होता है, थैली में विकसित होता है, वो थैली क्या होती है, फटने लगती है। उलट तरल पदार्थ को योनि द्वार से बाहर निकलना, प्रसव प्रक्रिया के समय ये सभी लक्षण होना एक सामान्य सी बात होती है। ये सभी लक्षण नवजात शिशु के आगमन के लक्षण होते हैं। इस संकेत में देखकर हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु का जन्म होने वाला है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। संपूर्ण गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय रहता है। आपको भी बताया था, ये हार्मोन स्त्रियों में स्त्रीत्व के गुण उत्पन्न करते हैं तथा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बच्चे को जन्म देने अन्य क्रियाओं के लिए भी सक्रिय रहता है। परंतु जब प्रसव के दिन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्त्रावण है कम होने लगता है, जिससे प्रसव पीड़ा अधिक होने लगती है। जो निचले का गर्भाशय का हिस्सा होता है वो गिरिवा कहलाता है। इसी गिरिवा योनि के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। तो प्रसव प्रक्रिया एक स्वाभाविक परंतु जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक बच्चे का जन्म होना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है। यानी इन सभी के आधार पर बच्चे के आगमन का पता लगाया जा सकता है। तो अब इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका प्रसव पीड़ा के कारण। जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है तो प्रसव पीड़ा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो प्रसव पीड़ा के कारण केसेस ऑफ लेबर पेन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम स्त्रावण, पहला और सबसे सक्रिय हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसका स्त्रावण कम होने लगता है, इसलिए प्रसव पीड़ा अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उनका संतुलन ढंग से नहीं हो पाता है तथा ये हार्मोन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस कारण प्रसव पीड़ा अधिक होती है तथा कभी कभी गर्भवती माँ को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। कभी कभी उलट थैली भी फट जाती है तथा प्रसव पीड़ा शुरू होने लगती है। गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार प्रसव पीड़ा का दूसरा कारण हो सकता है। गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार, डिम्बावस्था आती है, गुणावस्था आती है। ये तो एक इसमें बच्चे का जो भार है ना के बराबर होता है, लेकिन 6 महीने की अवधि के बाद गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में बढ़ने लगता है तो माँ के आहार के द्वारा, आहार ग्रहण कर, पोषण द्वारा उसका भार माँ के गर्भाशय में बढ़ता जाता है तथा एक उपयुक्त स्थान माँ के गर्भ में बनाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु का भार बढ़ने लगता है। प्रसव प्रक्रिया में पीड़ा अनुभव होती है, जिससे गर्भाशय में दबाव पड़ने लगता है, गर्भाशय में तनाव होता है तथा प्रसव पीड़ा होने लगती है। नेक्स्ट है आपका पेशीय संकुचन। पेशीय संकुचन यानी पेशियों का सिकुड़ना, पेट की जो पेशियां उनके सिकुड़ना या फैलना। गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियां निचले हिस्से की अपेक्षाकृत मजबूत, सशक्त, बड़े आकार की होती हैं। संकुचन होने लगता है तथा जो ग्रीवा है ऊपर की ओर खिंचने लगती है। योनि द्वार चौड़ा मार्ग बन जाता है, जिससे शिशु के बाहर निकलने की आशंका रहती है तथा जो पेशियां होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। गर्भाशय की ऊपरी भाग की पेशियां, उदर की पेशियां, मध्यस्थ पेशियां। ये तीनों पेशियां मिलकर बच्चे के जन्म के लिए
काम में आती है। इन पेशियों के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। इन कारणों से भी प्रसव पीड़ा होती है। यांत्रिक अड़चन, मैकेनिकल इरिटेशन, कभी कभी यांत्रिक अड़चन जैसे गर्भस्थ शिशु का विकास माँ के गर्भ में होता है तो जो शिशु होता है उसका सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं, लेकिन कभी कभी कई परिस्थितियों में जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है कभी आड़ा हो जाता है तो सिर ऊपर पैर नीचे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में यांत्रिक अड़चन होती है। इस प्रक्रिया में अधिक प्रसव पीड़ा होती है तथा गर्भाशय तंत्र के अंग होती हैं इन पर अधिक दबाव पड़ता है, प्रसव पीड़ा अधिक होने लगती है। तो यह आपके नवजात शिशु के आगमन के समय प्रसव पीड़ा के मुख्य 4 कारण हैं। नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं। प्रसव की अवस्थाएं कौन कौन सी स्टेज होती हैं जो प्रसव पीड़ा के समय होती हैं। जन्म के समय या प्रसव के समय 3 अवस्थाएं होती हैं। शिशु जन्म के समय कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्थाएं। प्रसव की प्रथम अवस्था, जो प्रसव की प्रथम अवस्था होती है इसको विस्फारण, क्या बोलते हैं? विस्फारण। तो दूसरी अवस्था होती है इसको बोलते हैं निष्कासन। और प्रसव की जो तीसरी अवस्था होती है जिसमें झिल्लियों का निष्कासन होता है तथा एक बच्चे का जन्म इन तीनों अवस्थाओं के गुजरने के बाद होता है। तो प्रथम अवस्था विस्फारण, विस्फारण का मतलब होता है फैलना, गर्भाशय का फैलना, वही आपका विस्फारण होता है। इस अवस्था में प्रसव पीड़ा अधिक होती है तथा गर्भाशय योनि द्वार तक मार्ग विस्फारित हो जाता है, यानी मार्ग चौड़ा होने लगता है। कभी कभी उलट थैली होती है, फट जाती है। माँ के गर्भ में गर्भाशय में जब बच्चे का विकास होता है थैली होती है जिसको उलट थैली या एमनोटिक सैक थैली कहा जाता है। प्रथम गर्भाधान के समय 12-16 घंटे तक अधिक दर्द, असहनीय दर्द होता है तथा कुछ समय बाद एक बच्चे का जन्म होने लगता है। दूसरी अवस्था होती है निष्कासन। प्रसव पीड़ा की दूसरी अवस्था होती है निष्कासन। पहली अवस्था में उस शरीर का गर्भाशय का भाग होता है फैलने लगता है, अपना मार्ग बनाने लगता है। दूसरी अवस्था होती है निष्कासन, यानी गर्भाशय से शिशु का निकलना। निष्कासन बच्चे का आगमन की तैयारी, बच्चे का निकलना। इस अवस्था में ग्रीवा का पूर्ण रूप से विस्फारण हो जाती है, यानी फैल जाती है, तो गर्भाशय थैली फट जाती है, शिशु नीचे की ओर खिसक कर आने लगता है तथा शिशु का जन्म हो जाता है। इस अवस्था में प्रथम अवस्था की अपेक्षाकृत कम पीड़ा होती है क्योंकि जो रास्ता होता है चौड़ा होने लगता है, प्रसव पीड़ा कम होने लगती है। इस अवधि में 1 या आधा घंटा लगता है। यह आपकी निष्कासन की प्रक्रिया होती है। इस स्थिति में स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, जो हृदय की गति है बढ़ने लगती है, नाड़ी गति बढ़ने लगती है, शरीर में अधिक से अधिक पसीना आने लगता है तथा पेशियों में संकुचन होने लगता है। जो प्रसव की तीसरी अवस्था होती है, जो अपरा या अन्य झिल्लियाँ का निष्कासन। जब बच्चे का जन्म होता है थैली के साथ साथ अपरा, कुछ अन्य झिल्लियाँ भी बच्चे के साथ साथ निकलना अति आवश्यक होता है। अगर ये अपरा अन्य झिल्लियाँ नहीं निकलती हैं तो माँ के गर्भ के अंदर ये एक विष का कार्य करती हैं, विषाक्त पदार्थ का कार्य करती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के साथ साथ इन थैलियों का, अपरा का, इन झिल्लियों का निकलना भी अति आवश्यक है। इन झिल्लियों के निष्कासन बहुत ही जरूरी है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं बरती जाए तो जो नाभि रज्जु है, अपरा है, माँ के गर्भ में ही रह जाता है तथा एक कठोर गेंद बनकर माँ के गर्भ में ही रह जाता है, जो माँ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद उसका पेट छोटा हो जाता है तथा धीरे धीरे रक्त निकलने लगता है। जब प्रसूता स्त्री सांस लेती है, बेहोशी की स्थिति में होती है, तो निम्न अवस्था उसके शरीर में होने लगती हैं। गर्भाशय दीवार से अपरा का अलग होना। जो अपरा होता है जो बच्चे के लिए पोषण का कार्य करता है, वो जो गर्भाशय दीवार होती है, बच्चे का जन्म होता है गर्भाशय बाहर नहीं निकलता है, जो गर्भाशय की दीवार से जो अपरा चिपका हुआ होता है वो अलग हो जाता है, यानी अपरा गर्भाशय से अलग हो जाता है। ऐसा होने से अपरा गर्भाशय संकुचन के कारण नीचे की ओर सरक जाता है तथा योनि द्वार के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकल जाता है।
गर्भाशय संकुचन अधिक नियमित एवं शिशु जन्म की अपेक्षाकृत कम पीड़ादायक होता है। जब गर्भाशय संकुचन समाप्त हो जाता है, प्रसूता स्त्री को राहत की सांस मिलती है, वह चैन की सांस लेने लगती है। तो यह आपकी प्रसव पीड़ा की कुछ अवस्थाएं थी, प्रसव की कुछ अवस्थाएं थी। इन अवस्थाओं को गुजरकर एक नवजात शिशु का जन्म होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रसव के प्रकार। बच्चा तो जो प्रसव होता है, बच्चा तो एक ही होता है, पर जो उसके जन्म लेने की जो प्रक्रियाएं वो अलग अलग होती हैं। किन किन अवस्थाओं से गुजरकर बच्चे का जन्म होता है। तो प्रसव मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक वो प्रसव जो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा बच्चे का जन्म किसी बिना कठिनाइयों के हो जाता है। तो प्राकृतिक सामान्य प्रसव जो प्रकृति के द्वारा, ना इसमें किसी डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है, ना किसी एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ती है, बच्चे का जन्म एक सामान्य रूप से हो जाता है। इसमें जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ एवं सुंदर होते हैं। ऐसा प्रसव जो स्वतः ही प्राकृतिक एवं सामान्य रूप से होता है, गर्भस्थ शिशु गर्भ विधि पूर्ण होने पर बाहर निकलने का प्रयास करता है, यानी 9 महीने की अवधि पूरी हो जाती है, बच्चे का जन्म एक सामान्य रूप से होता है, तो वह आपकी प्राकृतिक प्रसव कहलाता है, नेचुरल डिलीवरी कहलाती है। जब माता के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है तो गर्भस्थ शिशु का भार बढ़ने लगता है तथा गर्भाशय में दाब बढ़ता है, प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने लगती है, एक सामान्य शिशु का जन्म होने लगता है। सामान्य शिशु का जन्म जब होता है जब जो गर्भवती स्त्री होती है स्वस्थ होती है, दिनचर्या के सभी कार्यों को करती है, उसका शरीर चुस्त फुर्तीला होता है, तो वह एक बच्चे को सामान्य रूप से जन्म दे सकती है तथा उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया होती है प्रसव की। दूसरी प्रकार है आपका उपकरण की सहायता से प्रसव। आज के समय में बच्चे का जन्म उपकरण की सहायता से, शल्य चिकित्सा की सहायता से होता है। ऑपरेशन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। तो इसमें उपकरण की सहायता से प्रसव किस तरह होता है, जिसके जो गर्भस्थ शिशु का भार है जो माँ के गर्भाशय में बढ़ता जाता है, इसे निकलने के लिए अधिक मार्ग की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे उपयुक्त मार्ग नहीं मिल पाता है, तो किसी उपकरण के द्वारा बच्चे का जन्म किया जाता है। जटिलतापूर्ण शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, ऑपरेशन के द्वारा। आज के समय में बच्चे का जन्म शल्य चिकित्सा के द्वारा होना एक आम बात है, क्योंकि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो डॉक्टरी परामर्श के द्वारा उसे शुरू के दिनों में आराम करने की सलाह दी जाती है तथा उसका गर्भस्थ शिशु का भार बढ़ने लगता है, बच्चे तथा माँ की हलचल कम होने लगती है, बच्चा गर्भाशय में कम क्रियाशील होता है तथा बच्चे का जन्म ऑपरेशन द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा प्रसव कब होता है, ऑपरेशन की नौबत कब आती है, गर्भस्थ शिशु को या गर्भ को शल्य क्रिया द्वारा कब किया जाता है, जब माता अधिक कुपोषित रोगी हो, जब गर्भवती स्त्री कुपोषित हो, किसी रोग से ग्रसित हो, बच्चे को जन्म देने में असहमति हो, तब ये प्रक्रिया होती है। शिशु का सिर ऊपर तथा पैर नीचे की ओर होते हैं, कभी कभी बच्चा उल्टा होता है, तो ऑपरेशन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे का जन्म किया जाता है। शिशु की स्त्री गर्भाशय में आड़ी हो, जब बच्चा आड़ा हो जाता है माँ के गर्भ में, तब ऑपरेशन किया जाता है। गर्भाशय में कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो, माता कोई गंभीर रोग से ग्रसित हो, जब ये सभी कारण होते हैं तभी बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा जन्म दिया जाता है। प्रसव के लक्षण। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रसव के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिलीवरी। प्रसव के क्या क्या लक्षण होते हैं। गर्भवती जो अवधि होती है 40 सप्ताह 280 दिन की होती है। इस समय को पूरा होने में गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होने लगता है, प्रसव पीड़ा शुरू होने लगती है। 30 मिनट की प्रक्रिया द्वारा अंतिम माहों में दर्द होने लगता है। वही आपका प्रसव पीड़ा के लक्षण होते हैं। प्रसव की अवधि। प्रसव की अवधि हुई है आपकी 40 सप्ताह 280 दिन 9 माह 7 दिन।
पहली अवस्था विस्फारण, दूसरी अवस्था निष्कासन यानी शिशु का जन्म, तीसरी अवस्था में अपरा नाभिरुज्जु का निकलना, झिल्लियों का निष्कासन। यह आपके प्रसव कालीन देखभाल के कुछ लक्षण थे। प्रसव कालीन में कुछ जटिलता तथा सामान्य प्रक्रिया है। असामान्य प्रसव, असामान्य प्रसव यानी एबनॉर्मल डिलीवरी। आपने देखा होगा, जब एक स्त्री मां बनने वाली होती है, उसके गर्भ में 3 या 2.5 महीने का गर्भ होता है, तो चिकित्सक उसे जांच कराने की सलाह देते हैं ताकि जो गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है या किसी अंग विकसित हो रहे हैं या नहीं है, कोई अंग ऐसा तो नहीं है विकसित नहीं हो रहा हो जिससे 9 माह की अवधि के बाद एक अस्वस्थ बच्चे का जन्म हो। तो इसलिए हमें जांच करवानी चाहिए। गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में होता है 3 या 2.5 महीने की अवधि में जांच करवानी चाहिए, जिससे बच्चे की स्थिति आकार के बारे में पता चल जाता है। कभी कभी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, कोई जांच नहीं कराई जाती है। अंत समय में बच्चा असामान्य रूप से पैदा होता है, यानी किसी अंग का अविकसित होना, जो सिर का वाला भाग होता है उसका कम विकसित होना, हाथ पैरों में कुछ कई जटिलता उत्पन्न होना, ये असामान्य प्रसव होता है। कभी कभी शिशु आगे की तरफ नहीं सरकता है तथा शिशु है जो उदर में आड़ा हो जाता है। इस कंडीशन में जो पीड़ा होती है असामान्य होती है तथा जिससे जच्चा और बच्चा दोनों को कई परेशानियां हो सकती हैं। यह आपका प्रसवकालीन कुछ देखभाल थी जिनके माध्यम से इस अध्याय को हमने पढ़ाया है।